सीधे अब दिल्ली चलेंगे। हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, आत्मनिर्भर भारत, अपने पूरे संबोधन में इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कई बार किया है। मतलब साफ है, आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। उदाहरण के साथ उन्होंने बताया है कि भारत ने किस तरह से पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। कोरोना संकट से पहले भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनाया जाता था। अब हर दिन पर डे 2 लाख पीपीई किट बनाई जा रही है। साथ ही साथ लोकल उद्योग को बढ़ाना, लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना, किसान मजदूरों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। तो कंप्लीटली अगर देखा जाए तो जो उद्योग है, जो छोटे उद्योग है, मझले उद्योग है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो प्रवासी मजदूर है, उनके लिए आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। सारी बिल्कुल देखिए, एक बातें बिल्कुल स्पष्ट है। 34 मिनट का प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और एक सेना नायक की तरह वो बोल रहे थे कि विकट परिस्थिति में उनकी सेना है, देश है सामने और उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनका हौसला कैसे बढ़े, उनके पास क्या आइडिया है अपने जनता के लिए, 130 करोड़ जनता के लिए, उसका वो ब्लूप्रिंट पेश कर रहे थे। और इसमें उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। बतौर मुख्यमंत्री वो जब कक्ष में भयंकर भूकंप आया और पूरा कक्ष जब खत्म हो गया था तो कैसे उसको रिस्टोर किया गया और कैसे उसने अपनी पहचान बनाई, ये शुरुआत थी। लेकिन इसके और भी सकारात्मक पक्ष थे। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान, ये बातें बिल्कुल तय है कि 17 मई के बाद जो लॉकडाउन की मियाद है वो बढ़ेगी 2 हफ्ता के लिए। नए नियम कानून उसमें होंगे, शर्तें बदली जाएंगी, आर्थिक जो क्षेत्र है उसे खोला जाएगा जिससे कि इकोनॉमी बढ़े और लोकल को ग्लोबल करना है, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर दिया। 5 पिलर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इकोनॉमी और फिर कैसे उसको आगे डेवलप करना है। उनके पास देश के पास क्या क्या संसाधन है। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उस वक्त ट्विटर पर वो ट्रोल भी हो रहे थे। कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, उन्होंने पूछा कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो किस तरीके से होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री इसका आने वाले वक्त में वित्त मंत्रालय इसका डिटेल दे पाएगा। लेकिन जिसको लेकर के जो सबसे ज्यादा फोकस था और जो सबसे ज्यादा राजनीति हो रही थी सारी पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, श्रमिक सब जगह के एक थे, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, आसाम हो, तमिलनाडु हो, सभी जगह के श्रमिक परेशान थे। जो नीचे तबका है, जो इकोनॉमी में, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, पटरी वाला हो, लोकल बाजार पर डिपेंडेबल हो, उनके कायाकल्प की कोशिश जरूर दिख रही है। और जब अलग अलग राज्य लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें विशेष पैकेज दिया जाए, तो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत होगा। लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं इस पूरे 34 मिनट के भाषण के। महज जैसे देश के सामने ये जवाब अभी तक, जैसे हम लोग ये कोशिश कर रहे थे, एक बात का जवाब बिल्कुल मिल गया शारिफ की 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। नियम कानून, शर्तें उसमें कुछ जरूर अलग होंगी, अलग नए रूप में होगी। इसका मतलब साफ है कि कोरोना का संकट लंबा है और अब कोरोना के साथ ही हमें चलना होगा। अपनी रिपोर्टिंग भी करनी है, अपना कारोबार भी करना है, अपना घर परिवार भी देखना है और उसके आर्थिक आधार को भी देखना। प्रधानमंत्री ये बात बिल्कुल जानते हैं और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी जब बात की थी तो अपना इसी बात को सामने रखा था प्रधानमंत्री के सामने। तो एक सेना नायक की तरह वो बोल रहे थे और देश की चिंता में श्रमिक है। जब कार्ल मार्क्स को हम लोग पढ़ते थे अर्थ जगत में, तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन श्रमिकों को, उनके मजदूरों की कीमत वो खुद लगाना सीख जाए, उस दिन वो पूंजीपतियों के समकक्ष खड़ा हो जाएगा, कैपिटलिस्ट हो जाएगा। तो ये एक व्याख्या थी अर्थ की। लेकिन अब चूंकि रेहड़ी वाले, पटरी वाले जो श्रमिक हैं, उनके कायाकल्प की तैयारी है। इस पूरे कोरोना के वक्त में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अगर हिंदुस्तान में, अगर देश के कृषि आत्मनिर्भर नहीं होते, अगर हमारे पास खाद्यान्न नहीं होते, हमारे किसान अन्न उपजाने में, हमारे खेत खलियान सक्षम नहीं होते, तो हमारे सामने बड़ा संकट था। इस संकट की घड़ी में भी देखिए, दूध हो, दही हो, गेहूं हो, चावल हो, जो खाद्यान्न की आपूर्ति थी वो स्मूथ थी, हरी सब्जियां हो, इसकी सप्लाई
सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर भरण पोषण करने वाले परिवारों के सामने था, जो मजदूर तबका है, जो डेली बेस पर अपनी नौकरी करता था और अपनी आजीविका चलाता था। और इसी की चिंता प्रधानमंत्री ने की है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि लोकल को ग्लोबल के स्तर पर पहुंचाना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में शारिफ, जब हम इसके पहले बात कर रहे थे अर्थ को, कारोबारी को, सेक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो सरकार ने ये दावा किया था, या सरकार की एक कोशिश थी कि चीन से जो तकरीबन 70 या 68 कंपनियां थी जो विड्रॉ कर चुकी थी और उसने कहा कि हम अपना निवेश यहाँ से ले जाएंगे, तो इंडिया, भारत सरकार ने भी कोशिश की थी कि बहुत सारे कंपनियां उनके पास आएंगी। लेकिन आंकड़े जो बताए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे देश के मुफीद नहीं है। और उनके सामने जो कंपनियों ने सबसे बड़ा सवाल उठाया था, उसी बात को प्रधानमंत्री यहाँ सामने रख रहे थे। मसलन कि आपके पास अगर प्रोडक्शन होगा भी तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास बड़ा कंटेनर नहीं है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ गुजरात, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु के वो पोर्ट ही हैं जिसके जरिए आप अपने माल को दूसरे जगह स्मूथ तरीके से पहुंचा सकते हैं। आपके मुकाबले चीन के पास काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपने आसानी से अपने प्रोडक्शन को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर प्रधानमंत्री की एक कोशिश थी और इसीलिए वो लोकल को ग्लोबल बनाने की बात कर रहे हैं। खादी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि खादी को कैसे उन्होंने एक ब्रांड के रूप में तब्दील किया है। और ज़रूरत है, मसलन अगर हम लोग कपड़े पहनते हैं ब्रांडेड, तो वो लोकल स्तर पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोत्साहित करें, चाहे वो चाय हो, सब्जियां हो, या फिर अनब्रांड हो, चाहे वो परफ्यूम हो, जूते हों, लेदर के चीज़ हों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम इंपोर्ट करते हैं और बड़े बड़े मॉलों में उसी के शोरूम है और उसी से एक अर्थ इकोनॉमी का एक बड़ा सेक्टर उसमें जाता है। चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो या फिर सिर्फ एक केमिकल ही राहत, बड़ा बात है कि जो दवाई के क्षेत्र में हम प्रोडक्शन करते हैं वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय इसकी डिमांड है आने वाले वक्त में। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब हमारे यहाँ पीपी किट बन रहे हैं, वेंटिलेटर बन रहे हैं, मास्क बन रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इंडिया शायद नहीं सोचता था। तो ये कोशिश उनकी एक ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज वो कौन कौन से सेक्टर में होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने मांग की थी कि मनरेगा में जो बजट है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि मनरेगा कंप्लीट जो डिपेंडेबल है वो कृषि तबके पर है, ग्रामीण तबकों पर है, मजदूरी तबके पर है। तो उसमें देखना होगा कि कितना डिमांड है। कहा गया जीडीपी का 10% हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसका डिटेल नहीं है और इससे राजनीति करने का मौका मिलेगा। जो राजनीति बीते 2 महीनों में देश में बिल्कुल शून्य के कगार पर थी, सभी राज्य के मुख्यमंत्री एक सुर में इस बात का समर्थन कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के हर फैसले के साथ हैं हम, सबके अपने अपने आर्थिक पैकेज थे। श्रमिकों की समस्या सब राज्यों के साथ समान थी। कोरोना संक्रमण को लेकर के सभी के पास उस तरीके के नाकाम स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थे, लेकिन अब जब पैकेज का ऐलान होगा और जब इसके जाहिर तौर पर ये तो सवाल है कि पैकेज किस रूप में जनता तक पहुंचेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्त मंत्री जल्दी इसे बाइफर्केट करके बताएंगे कि किस मद में कितने जाएंगे और किस रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभिषेक, हमारे सहयोगी अजय लाल भी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनबाद से हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश आपके पास लौटेंगे, अब अजय लाल के पास चलेंगे। अजय, जिस तरह से 34 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, मजदूरों, ठेले वाले, रोड के किनारे दुकानें लगाने वाले लोगों की चर्चा की और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर समस्या किसी को हुई है तो इन्हीं लोगों को हुई है, जो प्रवासी मजदूर है, जो रोज कमाने खाने वाले हैं। तो आज ये पूरा संबोधन प्रधानमंत्री का इन्हीं के इर्द गिर्द रहा, इन्हीं पर केंद्रित रहा। इनको किस तरह से मजबूत किया जाए, इनके हाथ किस तरह से सशक्त किए जाए, इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री ने बोला। विशेष पैकेज की भी घोषणा कर दी गई है। तो माना जाए कि जो आने वाले, जो लोकल को वोकल बनाने की बात हो रही है, जो ग्लोबल लेवल पर ले जाने की बात हो रही है, जिसकी सालों से वकालत होती चली आई है, अब वो चीजें देखने को भी मिलेगी। कि प्रधानमंत्री के भाषण में 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण से नोट करने वाली है। पहला ये कि ये तो तय हो गया कि 17 मई के बाद से लॉकडाउन बढ़ेगा, क्योंकि कई जगहों से ऐसी भी चर्चा आ रही थी कि हो सकता है लॉकडाउन खत्म हो। प्रधानमंत्री ने अपने पहले संबोधन में, जब पहला लॉकडाउन हुआ था, सारिक तो आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को जानकारी होगी कि उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे करके
चीजें समान होगी। अचानक से ये घोषणा नहीं होगी कि अमुक तारीख से लॉकडाउन खत्म होगा। तो एक तो दुविधा खत्म हो गई कि 17 मई के बाद से लॉकडाउन खत्म होगा। अब है कि थोड़ी रियायत, नए नियम, नए कायदे, नई तरह की चीजें सामने आएंगी। वो कौन सी चीजें होंगी वो देखने वाली बात होगी। जैसा कि एक राज्य ने, पंजाब ने किया है कि अपने राज्य में यदि किसी को मूवमेंट करना है तो उसे किसी भी जिला से पास लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार की कई घोषणाएं प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो ये तय मानकर चलिए कि 17 मई के बाद से लॉकडाउन 4 आएगा, नए नियम होंगे, थोड़ी रियायत होगी, लोगों को समझने की जरूरत होगी। और दूसरा जो सबसे अहम बात इन्होंने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से देखिए, आपको कुछ महीने पहले की बात करें, जैसे ही झारखंड के कई राज्यों से हमारे झारखंड में मजदूर आए तो झारखंड से भी बहुत बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के मजदूर भी वापस हो गए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब अपनी जरूरत के जो चीजें हैं उसको आसपास के फिनौना में ही हमें और आपको खोजना होगा। ऐसा नहीं कि किसी प्रोडक्ट पर मेड इन जापान लिखा हो, मेड इन चाइना लिखा हो, मेड इन अमेरिका लिखा हो तो वो चीज़ों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, और जिन चीज़ों पर मेड इन रांची लिखा हो उसे आप तुच्छ नज़रों से देखें। ये चीज़ें प्रधानमंत्री ने समझाने की कोशिश की। देखिए, छोटा सा मैं आपको उदाहरण देने की कोशिश करूँगा। सारिक, जब लॉकडाउन 2 जब जारी हुआ था उस शाम में दुकानों पर अचानक से बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी थी राशन का सामान लेने के लिए। और उसी दौरान ये देखा गया कि आसपास में जो आटा मिल की चक्कियां हैं उन्होंने अपना उत्पादन ज्यादा दोगुना कर दिया, और जो लोकल स्तर के जो गेहूं थे उसे पीसकर लोगों में जब बेचा जाने लगा तो उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई। देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत ही सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि आप ऐसा ना सोचें कि तमाम चीजें यदि इम्पोर्टेंट हैं तो ही उसका इम्पोर्टेंस है। आपके मोहल्ले में, आपके पास के जिलों में, आपके बगल के जिलों में कुछ ऐसी चीजें बनती होगी जिसका आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। आपको जानकारी देनी चाहेंगे सारिक कि पड़ोसी जिला गुमला में एक साबुन की फैक्ट्री है, और उस गुमला में जब आप जाएंगे, गुमले जिले में, तो वहां पे साबुन की इतनी ज्यादा डिमांड है कि कोई वहां भी ब्रांडेड साबुन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग नहीं करते। तमाम लोग उसी आसपास के इलाके में बने साबुन का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री चूंकि पूरे देश को वो संबोधित कर रहे थे, समझाने की उन्होंने कोशिश की कि लोकल यानी कि आसपास के इलाकों में आपके अपने जाहिर तौर पर अजय, और इसकी जरूरत भी है, इसकी जरूरत महसूस हो रही है, और लगातार इन बातों की वकालत भी होती चली आई है, और अब इसकी जरूरत महसूस हो रही है। जिस तरह से भारत ने एक उदाहरण सेट किया है और प्रधानमंत्री ने एग्जाम्पल देकर इसको समझाया कि एक भी पीपीई किट भारत में नहीं बनाया जाता था, वह कोरोना संकट के बाद 2 लाख पीपीई किट भारत बना रहा है, N90 मास्क बना रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें कोरोना संकट में जो भारत में देखने को मिली है, और जिसकी चर्चा वर्ल्ड वाइड हो रही, पूरे विश्व में हो रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कल मेरे सहयोगी अभिषेक आपसे चर्चा कर रहे थे इसी वक्त, और जो लोकल को ग्लोबल बनाने की बात है, जो तमाम गेस्ट मौजूद थे उन्होंने भी इस बात की वकालत की, आप भी मौजूद थे, और उसी बातों को प्रधानमंत्री ने आज फिर उन बातों को दोहराया है। तो अब मजबूती के साथ ये चीजें इंप्लीमेंट होगी, ऐसा नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा सारिफ। देखिए, तारीफ करनी होगी प्रधानमंत्री जी की कि आज वो जो भी वक्तव्य दे रहे थे, उनके भाषण जो है वो बहुत आत्मविश्वास के साथ बोल रहे थे, और आधे घंटे के संबोधन में उन्होंने देश को एक भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया है। देखिए, इस वक्त में यही एक स्टेट्समैन से यही उम्मीद करते हैं। देखिए, ग्लोबल लीडर तो है ही आज की डेट में, और सबसे बड़ी बात, एक अभिभावक होने के नाते इस वक्त में देश को भरोसे की जरूरत थी, क्योंकि आप सोचिए कि 50 दिनों का लॉकडाउन हो चुका है, और 17 मई को जो अवधि है वो करीब 56 दिन पूरे हो जाएंगे। तो आप अंदाजा करिए कि इस वक्त में लॉकडाउन 4 की बात उन्होंने सीधे तौर पर नहीं की, लेकिन एक बात उन्होंने इशारा कर दिया कि राज्य क्या कर रहे थे, और राज्यों के जो सुझाव आए हैं उसके अनुसार अधिकांश राज्य चाहते हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। इसलिए उन्होंने खुल के ये बातें नहीं कही। 18 मई के बाद वो सारी चीजें जो है तय हो जाएगी। लेकिन एक बात और है, जो बात को बहुत संजीदगी से कहा, उसमें 2-3 बातों को उल्लेख उन्होंने किया। एक तो कहा कि 2020 में वो 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, और ये पैकेज किसको दे रहे हैं? किसान, छोटे किसान हैं, मजदूर हैं। उसके अलावा उन्होंने किसकी बात रखी? तो जो
उद्योग में छोटे छोटे व्यवसायी हैं जिनका अब बहुत बुरा हाल है, मध्यम वर्ग वाले लोग हैं जिनके सामान्यतः छोटे छोटे दुकानदार हैं या व्यवसाय करके अपना किसी तरह से आजीविका चलाते हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही थी, जिस पर लगातार हम सब चर्चा कर रहे थे। तो एक तरह से उनको एमएसई के माध्यम से मदद दिलाने की बात कही है। हालांकि उन्होंने सब कुछ निर्मला सीतारमण पर छोड़ दिया कि वो सारी चीजें एक एक करके पूरी तरह से बताएंगे विस्तार से, लेकिन तत्काल बात यही है कि मदद देने की बात उन्होंने एक भरोसा दिलाया है कि ये सभी लोगों तक मदद पहुंचेगी। इसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि हम भारतीय जो है मुश्किल की हालत में और ज्यादा निखर जाते हैं और ज्यादा मजबूती से आगे आते हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया कि पीपी किट 2 लाख हमारे यहाँ पीपी किट बन रहा है, N95 जिसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी वो हम बना रहे हैं। यानी दुनिया के देशों में जो हम निर्भर थे वो निर्भरता खत्म करने के लिए वक्त आ गया है कि हम खुद आत्मनिर्भर बने। हम विदेश से आयात क्यों करें, हम खुद उसका प्रोडक्शन करें। और ये बात उन्होंने बहुत बड़ी बात की। इसलिए आपदा को अवसर में बदल दिया भारत हमें अब ये सारी चीजें, जी बिल्कुल, तो सारिफ इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने गांव में, चाहे वो खेती का काम कर रहा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना हो, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की बात हो, तो हम अपने इंडिजिनस जो है घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा देकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जीडीपी का 10% हिस्सा उन्होंने पूरी तरह से जनता के नाम कर दिया है। और यह समर्पण सिर्फ इसलिए किया है कि इस वक्त में कोई दुखी नहीं हो, जो इस वक्त में लोग परेशान हाल है उनको यह संकट से उबारा जा सके। और प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक को खुद भी कहते हैं कि वो प्रधान सेवक है, घर के मुखिया है, और एक मुखिया से यही उम्मीद की जाती है कि जो दुखी है उसको सुखी बनाने के इस वक्त में यही बेहतर उपाय था। और इसीलिए ये बेहतर उपाय है और इससे कई फायदे भी होंगे। अभिषेक, एक तो फौरी राहत मिलेगी उन तमाम लोगों को जो परेशान है, मजदूर, किसान, ठेला खोमचा लगाने वाले, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले, ये तमाम लोग परेशान हैं। और इनके लिए आगे भी अगर इस चीज को हमने इंप्लीमेंट कर दिया कि अपने लोकल प्रोडक्ट्स का हम यूज करेंगे, और सिर्फ यूज नहीं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि उसका सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना, उसका प्रचार भी करना है। अगर इस चीज को हमने कर दिया तो फ्यूचर में जो आने वाला कल है भारत में, वो एक नई आशा की किरण लेकर आएगा। इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। अविनाश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, जिस तरह से पूरा संबोधन हुआ प्रधानमंत्री का, आपदा को अवसर में बदलने की उन्होंने बात कही कि किस तरह से हम भारतीयों ने आपदा को भी अवसर में बदल दिया, उसके लिए उन्होंने उदाहरण भी कोट किया है। और जो चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, जो विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है, उन तमाम लोगों को फोकस किया गया है जो सबसे ज्यादा परेशान है इस कोरोना संकट में। अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो वही तबका है, और फौरी राहत तो उन्हें मिलेगी। साथ ही साथ अगर इस चीज को हमने इंप्लीमेंट कर दिया, अगर जमीन पर उतार दिया विनाश, तो आने वाला कल भारत का एक नया सवेरा लेकर आएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आज इस पूरे संबोधन पर अगर आप गौर करें, इत्मीनान तरीके से वैसे तमाम शब्दों का भी अगर हम कहें, प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल भी किया है जो सीधे तौर पर लोग उसे समझ पाएं। जो मैसेज है, 2-3 चीजें स्पष्ट हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा है आत्मनिर्भर भारत की बात करी है। आत्मनिर्भर भारत से ये स्पष्ट होता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होंगे, और उसके लिए अगर आपको देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है तो खुद बनना होगा। उसके लिए आपकी जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसके लिए आपको क्या त्याग करना है, कैसे आपको उसका इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि जो लोकल से ग्लोबल और ग्लोबल से वोकल, ये जो तीनों चीज है जो उन्होंने इन शब्दों का तारतम्य किया है, वो भी समझने वाली बात है कि एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से जब कोई भी लोकल मेड कोई भी सामान हो, जब लोग उसे अपनाने लगते हैं और वो जब एक ब्रांड बन जाता है तब वो ग्लोबल हो जाता है। और उस ग्लोबल के बनने तक में जो भूमिका होती है लोगों की, वो वोकल होनी चाहिए, तभी ये ग्लोबल तक का आप सफर तय कर सकते हैं। तीसरी और जो महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से 20 लाख करोड़ विशेष पैकेज की घोषणा कर दी गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शारिफ, खासकर अगर हम झारखंड जैसे प्रदेश के लिहाज से भी अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम यहाँ झारखंड से बात कर रहे हैं, राजधानी रांची से बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को समझें कि झारखंड के लिए ये विशेष पैकेज, जो कि हम लगातार सवाल भी उठाते रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इन बातों को कहते रहे हैं कि हमें विशेष सहायता चाहिए, क्योंकि इस पूरे कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में, इस लड़ाई में
राज्य सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं टकटकी लगाए हुए है तो वो केंद्र की तरफ है, एक एक पैसे के लिए अगर हम कहें तो मोहताज है तो वो केंद्र की तरफ से है। ऐसे में आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, चाहे वो मजदूरों की बात करें, प्रवासी जो मजदूर हैं जो लगातार आ रहे हैं, आपको पता है शारीफ की झारखंड में उनकी संख्या कितनी ज़्यादा है और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब भी कोई ट्रेन झारखंड की तरफ आ रही है और तकरीबन जो आंकड़े आए हैं 5 से 7 लाख के करीब ऐसे प्रवासी मजदूरों के आंकड़े हैं। किसानों की अगर हम बात करें, आज जिस तरह से झारखंड जैसे प्रदेश में इस लॉकडाउन के दौरान जो किसानों की कमर टूटी है उसको लेकर आपको सोचना होगा। और वैसे गरीब परिवार जो इस पूरे, चाहे वो खुमचे वाले की बात करें, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनकी बात करें, ये पूरे देश भर का मामला है। लेकिन जब आप छोटे प्रदेशों की बात करते हैं, झारखंड जैसे प्रदेश की बात करते हैं, तो शहर से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में जो ऐसे छोटे दुकानदार हैं जिनकी जीविका इसी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उनके लिए ऐसे जो विशेष पैकेज हैं, आर्थिक पैकेज हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये बात और है कि आने वाले समय में ये पता चलेगा कि झारखंड के लिए क्या कुछ इस 20 लाख करोड़ में क्या कुछ मिल पाता है, उसकी कैटेगरी क्या रहती है। ये आने वाले समय में 1-2 दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो लगातार हम पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि जीवन के साथ साथ जीविका, इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा अगर हम लॉकडाउन 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा भी कर दिया है कि एक नए रंग में जब हम लॉकडाउन 4 में प्रवेश करेंगे तो एक नए रंग में हम पूरी तरह से रंगे होंगे। और ये जो नया रंग है वो हमें ये बताएगा कि हम इस कोरोना के संक्रमण में पूरी मुस्तैदी के साथ तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन हम अपने जो जीवन की शैली है उसे हम कहीं से नहीं भूलेंगे, हम कहीं से घबराएंगे नहीं और हम उसी मुस्तैदी के साथ आर्थिक विकास की दिशा में भी पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मैसेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश की जनता के लिए, ज़रूर वैसे तमाम लोग जो आज टकटकी लगाए हुए थे उन्हें इंतज़ार था जब से ये घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। लोगों को ये समझ में आ रहा था कि लॉकडाउन अगर बढ़ेगा तो किस तरह की छूट मिलने जा रही है। झारखंड की सरकार भी बहुत सारे छूट को लेकर इस वक्त अगर उनके अधिकारियों की बात करें शारीफ, तो मुझे जो जानकारी है अधिकारियों की तरफ से लगातार एक्सरसाइज किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो छूट दिए भी जाएं उसमें इस बात का बहुत ख्याल रखा जाए कि संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाए। लेकिन मैंने ये बात उन्होंने कही, अविनाश, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि हम मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। तो जो नियम है उस नियम का पालन करते हुए और जिस तरह से उन्होंने बताया कि नए नियमों वाला होगा तो कुछ छूट की उम्मीद तो की जाएगी, मगर लोग कहीं ना कहीं ये आस लगा कर बैठे थे कि लॉकडाउन 4 देखने को नहीं मिलेगा, मगर जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है लॉकडाउन 4 तो देखने को मिलेगा ही और कुछ नियम कायदे कानून बदलेंगे, वो क्या होंगे वो 18 मई से पहले पता चल जाएगा। ऋषिकेश भी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए, ऋषिकेश का रुख करते हैं। ऋषिकेश, जिस तरह से चाइनीज प्रोडक्ट ने मार्केट को अपने कब्जे में कर रखा है, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स है, हम देखते हैं कि हर घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे टॉयज़ की बात करें, एसेसरीज की बात करें, तमाम चीज़ों का वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और वर्ल्ड वाइड पूरे मार्केट को काबू कर रखा है चाइनीज प्रोडक्ट ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात को कहा है उस बात को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लोकल प्रोडक्ट की बात करें कि लोकल प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें और उसका प्रचार प्रसार भी करें, वो ग्लोबल जाएगा। उन्होंने इसके लिए उदाहरण भी दिया है। अगर इस चीज़ को तरीके से अगर हम जी लें, क्योंकि एक मुहिम की तरह इसको चलाना होगा और अगर तरीके से हम जी लिए तो शायद जो चाइनीज़ ने जिस तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट ने वर्ल्ड वाइड जो मार्केट को काबू कर रखा है, शायद इंडिया भी उस फेहरिस्त में शामिल हो सकता है। जी बिल्कुल शारीफ, दरअसल हिंदुस्तान की या देश की नज़र भी चीन के बाजार पर थी। देखिए, इस कोरोना के बाद जो ग्लोबल में जो सबसे बड़ी चुनौती है उसमें अब अमेरिका से खतरा नहीं है, जो कहा जाता था कि वर्ल्ड पावर है और एक उसकी अपनी हुकूमत है, अपना एक इकोनॉमी पर उसका कब्जा है। दरअसल चीन का मूल मंत्री है वहाँ का लोकल को ग्लोबल के रूप में तब्दील करना। इसलिए आप देखिए कि जिस वुहान को इसका एपिक सेंटर कहा जा रहा था कोरोना का, वो वुहान सबसे ज़्यादा लेदर
चमड़े के चीज़ें के लिए विख्यात है और वहाँ देश भर के जितने भी यूरोपीय कंट्री है वो अपना प्रोडक्शन वहीं से ले जाते हैं। इटली में जो कोरोना का संक्रमण बढ़ा वो वुहान की वजह से बढ़ा, क्योंकि इटली और इंग्लैंड और स्पेन के बहुत सारे व्यवसायी उसी वुहान शहर पर डिपेंडेबल थे। लेकिन चीन की जो सबसे आर्थिक ताकत है उसके लोकल लेवल पे प्रोडक्शन का एक बड़ा अंबार होना और उस लोकल को ग्लोबल तक पहुंचाना। इसलिए देखिए कि वो मास्क वहां से बैठे बैठे अमेरिका तक पहुंचाता है, हजारों मील की दूरी है। ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसका प्रोडक्शन चीन न करता हो और चीन जिसका निर्यात नहीं करता हो। अगर प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश और अगर जब वो आर्थिक सर्वेक्षण जब देश के सामने पेश कर रहे थे, जब आर्थिक खाका पेश कर रहे थे तो उनके जज में वही था। और चूंकि देश में लोकल लेवल पे हमारे यहाँ कोई प्रोडक्शन न के बराबर होता है। इसके पहले जब मोदी सरकार कहती थी कि पकौड़ा बेचने वाला भी हम रोजगार सृजन करते हैं तो उसकी राजनीतिक हंसी उड़ाई जाती थी। लेकिन सरकार के जेहन में अब भी इस देश की इकोनॉमी को उठाने का वहीं से जरिया है। इसलिए देखिए कि 2014 के पहले जब प्रधानमंत्री बतौर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की तरफ वो अपना कदम बढ़ा रहे थे तो चाय पर चर्चा करके वो एक नए तरीके के कैंपेन को जन्म दिए थे और उनका एक स्टडी था, एक इवेंट था। अब जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरे देश से श्रमिकों की इस देश में तकरीबन 30% के आसपास जो लोग हैं वो जो मजदूर जो असंगठित लोग हैं उनकी तादाद है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 20 लाख करोड़ का पैकेज अगर दे रहे हैं तो उनके जद में कौन कौन लोग हैं। मध्य वर्ग का सिर्फ उन्होंने तारीफ किया कि देखिए ईमानदारी से वो टैक्स देता है और वो सभी नियमों का पालन करता है, उसके लिए भी हम बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन सरकार का सबसे ज्यादा फोकस कृषि पर था, श्रमिकों पर था और जो नीचे का जो लोकल लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर था। अभी लोकल लेवल के प्रोडक्शन में सिर्फ हमारे पास खादी है या फिर लोकल लेवल पे मुर्गे का फार्म है या फिर बहुत न के बराबर उंगलियों पर गिने जाने वाले प्रोडक्शन है। इसीलिए प्रधानमंत्री की कोशिश है कि लोकल को तब आगे बढ़ाया जाए। हालांकि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो जो भारतीय जनता पार्टी का सेल है मजदूर संघ उसने स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस या अन्य जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही थी। कहा गया कि आपने यहाँ जब सूक्ष्म और लघु उद्योग जैसे मंत्रालय हैं, हैवी वेट मंत्रालय हैं, बावजूद इसके मत्स्य मंत्रालय हैं, तो इन सबों में आखिर उस तरीके की अर्निंग कैपेसिटी क्यों नहीं है सरकार डेवलप कर पाई बीते 6 सालों में। लेकिन ये इस पर जिरह करने का वक्त नहीं है। सरकार की मंशा साफ दिख रही है, सकारात्मक दिख रही है, लेकिन उस सकारात्मकता में भी सस्पेंस है। सस्पेंस महज कुछ सवालों का जवाब न मिलना है। मसलन कि लॉकडाउन को लेकर के ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई इस पूरे संबोधन में कि लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। आर्थिक स्तर पर राज्य के जिम्मे ये दे दिया जाएगा कि आप अपने लेवल पर आर्थिक कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। श्रमिकों, मजदूरों, किसानों की चिंता केंद्र कर रहा है, क्योंकि जैम जो है कहा जा रहा था कि जो आधार कार्ड है या फिर उसको मोबाइल नंबर से जोड़कर जिस तरीके से किस्तों का भुगतान किया गया, डायरेक्ट ट्रांसफर की जो स्कीम हिट रही है उससे सरकार का मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और तमाम राज्यों की राज्य सरकारें भी यही मांग कर रही थी कि श्रमिक उनके यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब है, उनके पास पैसे नहीं है रोजगार क्रिएट करने को लेकर के। जब इंडस्ट्री हमारे यहाँ बैठी हुई ऐसे ही काफ़ी लो स्तर पर है। तो सरकार की एक कोशिश है, प्रधानमंत्री की एक सकारात्मक कोशिश है। उस सकारात्मक कोशिश में भी राजनीति सियासत की बू आ रही है। अब उन पर तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। देखिए जैसे ये हम लोग जब डिबेट खत्म करेंगे तो इनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे जाएंगे जो हम लोग बार बार उठा रहे हैं। और हम जो कुछ इकोनॉमिस्ट से हम लोग जो फोन पर बात कर रहे हैं मैसेज के जरिए, उसमें भी वही इन चीज़ों को आखिर रेखांकित किया जा रहा है कि किस तरीके से आखिर इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं। हालांकि इंतजार करना है हम लोगों को कि वित्त मंत्रालय की तरफ से जो एलोकेशन होगा, बाइफर्केशन होगा 20 लाख करोड़ का, उसमें कौन कौन से मद का है। लेकिन उसके लिए भी लोग कह रहे हैं कि आप सरकार के बजट का वो सत्र देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट देख लीजिए कि किस तरीके से वो सरकार आंकड़े खर्च और व्यय का सामने रखती है। लेकिन सरकार की कोशिश सकारात्मक दिख रही है। सरकार सकारात्मक दिख रही है, मगर जो आप जिक्र कर रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज जनता चाह रही थी कि जनता को मिले, उन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन का स्टेट जरूर है, मगर सरकार के जो फिल वक्त के इरादे दिख रहे हैं वो क्लियर हो चुके हैं।
अजय, इस बात से कितना इत्तेफाक रखेंगे, उन्हीं से बात करते हैं। अजय हमारे सहयोगी रांची से जुड़े हुए। अजय, जिस तरह से जो बातें हैं, जो ऋषिकेश से अभी चर्चा हो रही थी कि बहुत सकारात्मक बातें आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है, क्रिस्टल क्लियर है बातें कि किस तरह से जो उद्योग है, जो निचले तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन्हें मजबूत करना, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, ये मैसेज पूरा क्लियर है। मगर लॉकडाउन के नए नियमों के साथ जो अवधि विस्तार होगा, जो विशेष पैकेज है, आर्थिक पैकेज है, उसको किस तरह से बाइफर्केट किया जाएगा, कौन से मद में जाएगा, किसको कितना लाभ पहुंचेगा, कब से इंप्लीमेंट करना, इन सब चीजों के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। जनता बहुत उम्मीद के साथ आज जुड़ी थी कि तमाम जो सवालात हैं, बहुत सवाल हैं उनके मन में, उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट में अब जनता आ गई है। देखिए सारी, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ शब्दों में कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1-2 दिनों में पूरा उनका जो पूरा चार्ट होगा, जो उनकी सूची होगी कि कहां कहां किस मद में पैसा देना है, कहां पैसे खर्च होंगे, किस रूप में खर्च होंगे, तो 1-2 दिनों का प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि वित्त मंत्री देश के सामने पूरा रूपरेखा रखेंगी कि कैसे कैसे इन चीजों को 20 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही थी कि कैसे कैसे देना है। जहां तक आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए सारी कुछ चीजें ऐसी है जो कि भारत सरकार के हाथों में है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब किसी भी देश का कोई प्रतिनिधि मंडल भारत या फिर भारत का प्रतिनिधि मंडल किसी दूसरे देश में जाता है तो कई तरह के समझौते होते हैं। उस समझौते में अमुक देश ये वादा चाहता है भारत से, या फिर भारत चाहता है अन्य देशों से ये वादा कि उसे अपने देश में आप खुला बाजार देंगे। देखिए आज की तारीख में यदि आप रांची में रहते हैं और चाइना से कोई सामान मंगवाना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार से सीधे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे, चूंकि ये संधि में शामिल है कि चाइना को आप खुला बाजार भारत में देंगे। देखिए प्रॉब्लम यहीं पर आएगा, क्योंकि अभी आपात का समय है, संकट का समय है। प्रधानमंत्री ने एक अभिभावक की तरह लोगों को समझाया है, लोग समझे भी होंगे, लेकिन इसे प्रैक्टिकल में लागू कर पाना काफी मुश्किल होगा। देखिए जिस दवा पर भारत की पूरी तरह से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात हो रही थी, आपको जानकारी होगी, आपके माध्यम से दर्शकों को जानकारी होगी कि इस दवा के निर्माण में जो कच्चा माल है वो चाइना से आता है। तो चीजें देखिए समझाने के लिए, किसी को कुछ कन्विंस करने के लिए कई बातें कही जाती हैं, क्योंकि घबराहट ना हो, पूरे देश को एक साथ लेकर चलना है। कोरोना का संकट है, कहीं देश में ऐसी स्थिति ना आ जाए कि लोग व्याकुल हो जाएं। प्रधानमंत्री ने अभी उसी भूमिका को अदा किया है, लेकिन पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि इतनी हाईटेक दुनिया हो गई है कि एक छोटा सा किसी इक्विपमेंट में आपको कोई पार्ट्स लगाने हैं तो वो पार्ट्स अमेरिका से आएंगे या फिर जापान से आएंगे। यदि आप लोकल स्तर पर बात करेंगे तो देखिए बहुत पीछे हम चले जाना चाहें, जहां पर बैलगाड़ी की सवारी होती थी, इस तरह की बातें देखिए आज 21वीं सदी में सिर्फ कहने के लिए, समझाने के लिए हो सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से प्रैक्टिकल में लागू कर पाना थोड़ा कठिन इसलिए भी होगा कि कई प्रकार की संधि भारत ने कर रखा है कई अन्य देशों के साथ, जिसमें कि खुला बाजार लोगों को भारत ने दे लिया है, कई देशों को। ऐसे में किसी देश को आप मना नहीं कर सकते कि ये अमुक सामान आप भारत में ना भेजें। प्रॉब्लम यहीं पर आएगा। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने समझाने की कोशिश की है कि लोकल स्तर पर आप रहे, लेकिन जैसे ही ये संकट दूर होगा, पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म होगा, तो एक बार फिर से मुझे लगता है कि इन चीजों को प्रैक्टिकल रूप से धरती पर लागू करने पर, जमीन पर लागू करने में परेशानी इसलिए भी आएगी कि कई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कि भारत भी अन्य देशों पर निर्भर है। इसलिए थोड़ी परेशानी जरूर आएगी। सवाल है अजय जो आप उठा रहे हैं। प्रभात भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभात, आपने भी प्रधानमंत्री का संबोधन राष्ट्र के नाम सुना है। कोल्हान का जो इलाका है वहां पर इस तरह के बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री का, बहुत ज्यादा या यूं कहे पूरा फोकस आज श्रमिक, मजदूर, किसान, तमाम लोगों पर रहा है। उद्योगों को किस तरह से बढ़ावा देना, किस तरह से लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाना, किस तरह से उसका प्रचार प्रसार करना, उस पर केंद्रित रहा है।
और कोल्हान क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, छोटे उद्योग हो जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन उनका होता है। बीच में वैसे कंपनीज को लेकर, वैसे फैक्ट्रीज को लेकर कई खबरें भी प्रकाश में आई थी। कितनी बड़ी राहत आप देखते हैं? हालांकि बाइफर्केशन अभी नहीं हुआ कि किस मद में कितने पैसे जाएंगे, कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, मगर मैसेज साफ है, मैसेज एकदम क्लियर है कि उद्योग और मजदूर, किसान, इनको सशक्त बनाना है। कितना फायदेमंद होगा आप जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जिस क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं, उस क्षेत्र के लिए? देखिए शारी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो झारखंड की जो कला संस्कृति है, छौ नृत्य, देखिए झारखंड की कला नृत्य जो छौ है, छौ कैसे लोकल से वोकल बना। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि जो मास्क पहने जाते हैं छौ नृत्य के समय में, वो मास्क लोकल मेड है। वो देखिए कैसे पूरे विश्व में परिचित हुआ। छौ नाच आज झारखंड का एक तरह से कहा जाए तो पारंपरिक नृत्य है, लेकिन ये झारखंड से निकलकर पूरे विश्व में फेमस हुआ। तो जो लोकल प्रोडक्ट की बात है, तो ये कह सकते हैं कि जो लोकल प्रोडक्ट, जो मास्क बने जाते हैं, चकुलिया में ऐसे बांस है जिसके लोकल प्रोडक्ट, एक से एक घर में सजाने वाली सामानें हैं, वो बनाई जाती है। कुम्हार के द्वारा एक से एक मिट्टी की बर्तन जो है वो घरों में कहीं ना कहीं सजाने के काम है। तो ये एकदम गांव स्तर पर, एकदम लोकल स्तर पर, ये जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल को वोकल बनाना है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स को भी आगे लाने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि लोकल से वोकल बनाए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। जितना ज़्यादा हम लोकल को मजबूत करेंगे, निश्चित आने वाले दिनों में भारत और भी मजबूत होगा। रही बात उद्योग की, तो निश्चित है जो एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है आदित्यपुर उद्योग इंडस्ट्री, निश्चित है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो छोटे छोटे यूज़ करने लायक घर के यूज़ के सामान होते हैं। साथ ही साथ जो टाटा का जो सामान बनते हैं उसके बहुत सारी इंसलरी है जो आदित्यपुर में बनाए जाते हैं। निश्चित है आने वाले दिनों में 18 तारीख के बाद वो पता चल पाएगा कि किस किस जो लॉकडाउन 4 में किस किस चीज़ में रियायत दी जाएगी, कहाँ पे आर्थिक पैकेज का जो स्वरूप होगा वो तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर कहें कि कोल्हान के क्षेत्र में ये सब जो प्रोडक्ट मैंने कहा, ये प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं आप विश्व स्तर पे पटल पर ला सकते हैं और इसको अच्छे मार्केट भी होता है। इससे निश्चित है कि जो लोकल किसान है या फिर लोकल लोग जो घरों में गाँव में रहकर बनाते हैं, उसको कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो प्रधानमंत्री ने आज अपनी अपील किया है कि जिस तरीके से पूरे भारत को इस कोरोना के महामारी संकट से निकालना, लड़ना है और इसे जीतना भी है और आगे आने वाले दिनों में हम महाशक्ति बनेंगे, तो निश्चित है इस चीज़ का जिक्र मैं इसलिए किया कि जिस तरीके से जो छौ का जो मुखौटा है वो झारखंड से ही प्रचलित हुआ पूरे विश्व में। तो वो सब प्रोडक्ट्स जो है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है प्रभात, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है और इसको देखकर मजबूती भी मिलती है कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, वो हवाई बात नहीं, वो प्रैक्टिकल बात है, वो चीजें हो चुकी हैं। उसे अगर और मजबूती के साथ इंप्लीमेंट किया जाए तो तस्वीर कुछ और होगी। अविनाश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा हो गई है, 20 लाख करोड़ रुपए, राशि पता है कहां इस्तेमाल करना है, किन लोगों को मुफीद करना, ये भी जानकारी मिल गई है। प्रधानमंत्री का मैसेज बहुत क्लियर था, बहुत स्पष्ट था आज का मैसेज कि जिस तरह से श्रमिक मजदूर, जो लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं अविनाश, उनको सशक्त करने के लिए लोकल प्रोडक्ट्स को, लोकल जो इंडस्ट्रीज है, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो कुटीर उद्योग है, जो मझले उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना है। किस रूप में आप देखते हैं? हालांकि वित्त मंत्री इस पूरे चीज की, पूरे बात की घोषणा करेंगी, बाइफर्केशन बताएंगी कि इस मद में कितने पैसे खर्च होंगे, मगर आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है कि किस तरह से किसानों को ज्यादा फोकस करके, मजदूरों को, उद्योग को ज्यादा फोकस करके किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? आपकी समझ क्या कह रही है? सही बात है। अविनाश, आपके ऑडियो में हमिंग, अविनाश आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप कृपया कैमरामैन से कहें कि हमिंग को वो जरा देखें। हम तब तक अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी धनबाद से हम जुड़े हुए हमारे साथ। अभिषेक, आपसे भी यही सवाल है जो अविनाश से हम चर्चा कर रहे थे। लंबा अनुभव है आपको पत्रकारिता का, आप बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि मैसेज, संदेश क्लियर है प्रधानमंत्री का, किस रूप में इसको आगे बढ़ाया जाएगा, आपकी समझ से हम जानना चाहेंगे। देखिए सारिफ, इसमें 2-3 बातें थोड़ा सा और ज्यादा जो आशंकाएं हैं, जिस आशंका को दूर करने की जरूरत थी, और इस मामले में एक तरह से उन्होंने सब कुछ जो है
राज्यों पर छोड़ दिया है। एक तरह से कहे कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से बातें जो है, देखिए आर्थिक पैकेज जो भी मिला है वो सारे पैकेज जो है राज्य के स्तर से ही, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो है वो राज्य और डिस्ट्रिक्ट के जरिए होगी। बैंकों की भूमिका अहम होगी। पहले भी आपने देखा होगा कि हमें बैंकों के माध्यम से ऋण के देकर जो है मदद दी गई है। इसके बाद किसानों को उन्होंने सीधे तौर पे पैकेज देकर राहत पहुंचाया है। तो इस तरह से एक कहें कि ये जो सबसे अंतिम व्यक्ति है जहां तक उसको मदद पहुंचाना है, चाहे वो उद्योग से जुड़ा हुआ हो, व्यापारी हो या फिर वो किसान हो, तो उसको कैसे मदद मिले और वहां तक पहुंचने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि उन्होंने खुद से उल्लेख भी किया कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही, जो राहत भेजी जाती है वो वहां तक पहुंच जा रही है। तो उसको उन्होंने इशारा किया कि अब जो है लोगों को सीधे उसके खाते के जरिए, डीबीटी के जरिए मदद पहुंच रही है। तो बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है, वो बात उन्होंने खुद से उल्लेख भी किया है। तो अच्छी बात यही है कि डीबीटी के जरिए सीधे तौर पर लोगों को मिल जाए और बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़े आसान से, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम पहले भी कहा गया है कि सिंगल विंडो सिस्टम आपको विकसित करना होगा ताकि लोगों को सीधे तौर पर राहत मिल जाए। एक बात और है, इंटरनल निवेश की बात और एक्सटर्नल जो है मतलब फॉरेन निवेश, हमारे पास ये दोनों अवसर है। जैसे अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद कोयला आधारित उद्योग को हम बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा कोयला आधारित उद्योग में आप हार्डकोक इंडस्ट्रीज है, हार्डकोक इंडस्ट्रीज को और बेहतर किया जा सकता है, इससे बड़े संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कृषि का क्षेत्र। देखिए कृषि हमारे आज भी भारत का सबसे मजबूत पक्ष है। जब सारा उद्योग कल कारखाना बंद है तो आज भी हम सबसे बेहतर पोजीशन में वो है कृषि। कृषि आधारित उद्योग जो है जीडीपी में देखिए तो नेशनल प्रॉफिट में सबसे ज्यादा, एनएनपी में हमारा वो ग्रॉस है। मूडीज ने जो रेटिंग दिया है उसमें कहा कि अर्थव्यवस्था भारत की वो सबसे निचले स्तर पर होगी। इस बार जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बहुत नीचे है। इसके बावजूद भी कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था होने के कारण हमें उन सारी चीजों से उबरने में मदद मिलेगी। यानी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत अपनी अर्थव्यवस्था पर और अगर कहें तो इस मंदी के दौर से सबसे पहले निकलने की क्षमता रखता है। उसका कारण यही है। तो हमको कृषि आधारित एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देना होगा। धनबाद की बात करें, धनबाद में कोल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। कोयला क्षेत्र है, अगर आप दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो आप वहां क्या घूमते हैं, क्या देखते हैं? तो क्या हम अपने झारखंड के जो प्रकृति खूबसूरती है, नैसर्गिक खूबसूरती है, क्या इसको दिखाने के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पर्यटन के क्षेत्र, जाहिर तौर पर ये एक अच्छी चीज है आपने समझी और हमें भी समझाई। अभिषेक, अविनाश आपसे वही सवाल है, आप ऑडियो में दिक्कत हुई थी, आपसे बात नहीं हो पाई। अविनाश जी आप कुछ कह रहे थे। शारिफ, मैं श्रमिकों की बात कर रहा था और जी। खासकर वैसे श्रमिक जिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं। झारखंड जैसे प्रदेश के लिए ज़रूरी भी है। मैंने पहले भी कहा कि जो प्रवासी मजदूर जिनकी संख्या जो सरकारी आंकड़ों में भी अगर हम देखें 5 से 7 लाख के करीब बताई जा रही है, जिनका लगातार आना झारखंड आना जारी है। अब जब हम चौथे लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे और जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी गई है उस बीच 2-3 सवाल सरकार नहीं उठाए, उन सवालों को समझने की सिर्फ ज़रूरत है। आपको पता है शारिफ कि अगर हम ग्रामीण इलाकों में जाएं और वैसे श्रमिकों की बात करें, प्रवासी मजदूरों की बात करें जो उस गांव के रहने वाले हैं और रोजगार के लिए किसी दूसरे प्रदेश गए थे, उनकी वापसी हुई है। अगर हम उनके रोजगार की बात करेंगे तो एकमात्र साधन वहां अगर कुछ दिखता है तो वो मनरेगा के तहत जो कार्य किए जाते हैं उसी में आप उन्हें रोजगार दे सकते हैं। 2 सवाल उठते हैं। झारखंड में अगर हम मनरेगा की बात करें शारिफ तो इस वक्त 192 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मनरेगा की मजदूरी है। अगर हम उन मजदूरों की बात करें जो दूसरे राज्य से लौट कर आए हैं, वहां जितना उनको पैसा मिलता था तो तकरीबन 300 से 500 मैं मिनिमम बता रहा हूं, इससे कम कहीं भी नहीं है। इस परिस्थिति में जब वो झारखंड के अंदर काम करेंगे तब ये सवाल उठता है। सरकार ने इस सवाल को उठाया है कि 192 रुपए में नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ जो न्यूनतम मजदूरी है उसका जो अपर स्केल जो 3 कैटेगरी में बांटा गया है उसमें भी अगर आप गौर करेंगे तो मुझे जो याद है 274 रुपए के करीब है, वो भी बहुत कम है। मतलब यहाँ सबसे पहले जो सरकार ने केंद्र से मांग की है, जिस छूट की बात हो रही है सारी बार बार और हेल्प की बात हो रही है, उस और ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम झारखंड के हित के बारे में बात कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों के बारे में बात कर रहे हैं कि इससे कैसे आप मनरेगा की मजदूरी के दर को आप बढ़ाएंगे 50% ज्यादा। दूसरी बात, आपको पता है कि 100 दिन के काम को लेकर मनरेगा में बहुत शोर होता है कि 100 दिन का कार्य नहीं मिलता, 100 दिन का कार्य नहीं मिलता। आज जब हम इस पूरा कोरोना संक्रमण के दौर से जब हम गुजर रहे हैं, इस जंग में लगातार
झारखंड पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है, तब आपको इस 100 दिन से काम नहीं चलेगा। इसलिए जो कार्य दिवस है उसे भी बढ़ाने को लेकर सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है। ये दूसरी बात हुई। दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जिस और आप भी कह रहे थे, किसानों की अगर हम बात करें, उसमें अब ये देखना होगा कि इस पूरे जो इस वक्त का जो दौर था, उस दौर में चाहे वो सब्जियों की बात करें, खाद्यान्न जो खेतों में जो फसल लगे थे उसकी बात करें, उस उपज की बात करें जो पहले के मुकाबले कम हुए या उतने भी हुए हैं, तो उसकी खरीद, उसके दर के निर्धारण की भी अगर हम बात करें, तो इन सारी चीजों पर केंद्र और राज्य सरकार को बहुत ही तरीके से सोचने की जरूरत है। तभी हम वैसे लोगों तक इस कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान हेल्प कर पाएंगे। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, जिस और हमारे साथी भी उन्होंने दिखाया भी कि कैसे यहाँ झारखंड के लिए कुटीर उद्योग की बातें होती हैं। शारिफ, आप अगर पूरे झारखंड के गठन से लेकर अब तक की बात करें, मुझे लगता है कि बिहार के जमाने में जिस कुटीर उद्योग की चर्चा झारखंड को लेकर बिहार में होती थी, इन जिलों की चर्चा, आज हम नए प्रदेश में आने के बाद भी जिन कुटीर उद्योगों को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए था या हो सकता था, वो नहीं हो सकी है और लुप्त हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कुटीर उद्योगों की अगर हम बात करें, तो आज के दिन में आपको उसे आगे बढ़ने के बजाय, उनमें लोगों की सहभागिता बढ़ने के बजाय, रोजगार की संभावनाएं बढ़ने के बजाय उसमें कमी आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे बढ़ा नहीं सकते। बहुत सारे नई चीजें आई हैं। जिस फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, एक जमाने में ये सारी चीजें कल्पना थी, सपना थी, लेकिन आज ये सारी चीजें हो रही हैं। मिल के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो जरूर कुछ काम हुए हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जरूर हुए हैं। पशुपालन के क्षेत्र में कहें तो बहुत जरूर हुए हैं। ये आपको इस बात को समझना होगा कि कैसे आम जनता जो ग्रामीण इलाके के हो या शहरी इलाके के हो, ग्रामीण इलाकों से ज्यादा लोगों को आप उसमें जोड़ सकते हैं। और अगर ऐसा करने में केंद्र और राज्य सरकार अगर सफल होती है, तभी हम कहेंगे जो लोकल प्रोडक्ट, जो बार बार बातें हो रही हैं कि लोकल को ग्लोबल बनाना है और ग्लोबल के लिए वोकल होना जरूरी है, तो यहाँ वोकल सबसे पहले अगर किसी को बनना होगा तो वो सरकार को बनना होगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। क्योंकि इस बात को भी समझने की जरूरत है शारिफ कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जब पूरे विश्व भर में कोरोना का संक्रमण है, तब एक देश से दूसरे देश में जो आयात और निर्यात की जो संभावनाएं हैं वो भी पूरी तरह से ठप हो गई हैं। इसलिए ऐसे दौर में सिर्फ और सिर्फ जो लोकल प्रोडक्ट हैं उसी के सहारे हम जिस आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हुए इस विकट परिस्थिति में, जो कहा जा रहा है कि विकट परिस्थिति जब आया है तब हमारे पास संभावनाएं हैं, और यही संभावना है कि हम अपने देश को, अपने राज्य को, अपने लोगों को उनके पैर पर खड़े कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात अविनाश आपने कही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वोकल होने की आवश्यकता, और उससे भी महत्वपूर्ण बात आपने ये जो कही कि एकत्रित बिहार जब था और झारखंड के कुटीर उद्योगों की चर्चा हुआ करता था, और जब झारखंड राज्य अलग गठन हुआ है और उसके बाद से जिस तरह से एक के बाद एक कुटीर उद्योगों ने दम तोड़ा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि जो ऑलरेडी हमारे पास था उसे हम संभाल नहीं पा रहे हैं। तो नए उद्योगों को या फिर जो उद्योग चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से सरकार, जो केंद्र सरकार की मदद है या राज्य सरकार है, समन्वय बैठाकर उसको आगे बढ़ाए, ये सबसे पहले इस बात की चर्चा होनी चाहिए। अविनाश, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इसी बात को हम चर्चा में आगे बढ़ाएंगे अपने अन्य सहयोगियों के साथ। मगर समय अब आप लोगों से विदा लेने का हो गया। अविनाश, महत्वपूर्ण बात आपने कही और वापस जब इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे तो जरूर इस बात पर हम तवज्जो चाहेंगे आप तमाम सहयोगियों का। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, अभिषेक आपका भी शुक्रिया, ऋषिकेश आपका भी बहुत शुक्रिया, जलाल आपका शुक्रिया, प्रभात हमारे सहयोगी जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बेहद शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित किया है, तकरीबन 34 मिनट तक उन्होंने जो बातें कही है उसका लबोलुबाब यही है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मजदूरों को, किसानों के हाथों को मजबूत करने के लिए अब देश आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ लॉकडाउन 4 के लिए भी तैयार रहिए, हालांकि नियम, कायदे, कानून कुछ बदलेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।